हेलो गाइज, आपका अपना चैनल स्ट्रगल स्टूडेंट 2022 में आपका स्वागत है दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं दोस्तों कक्षा 9 के अभ्यास एक संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.2 को लेकर आया हूं दोस्तों मैंने प्रश्नावली 1.1 ऑलरेडी पहले से समाप्त कर दिया है दोस्तों। यदि आपको उस वीडियो को देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के उस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं दोस्तों, जिससे कि आप प्रश्नावली 1.1 के पूरे सभी क्वेश्चनों को आसानी से हल कर सकते हैं दोस्तों। और मैंने उस वीडियो में इतने आसानी से सब कुछ बता रखा है जिससे कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की किसी भी प्रकार की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने इतने बेहतरीन ढंग से उसमें बताया हुआ है दोस्तों। संख्याएं क्या होती हैं, संख्याओं के प्रकार क्या होते हैं, उन सभी के बारे में बहुत ही आसानी से मैंने बताया है दोस्तों। आपको उस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आज के मुद्दे पर बात करता हूँ। यहाँ पर हमारा प्रश्नावली 1.2 की बात करते हैं। ठीक, ये हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए दोस्तों। इसमें आपको बताना है कि कौन से कथन सत्य है और कौन सा असत्य। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो उसी के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाती है और वास्तविक संख्या, तो इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं कि कौन सी हमारी अपरिमेय संख्या होती है और कौन वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद आपको यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पर आपको देखना होगा, क्वेश्चन में दिया गया था दोस्तों कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। हाँ जी, बिल्कुल होती है, क्योंकि यहाँ पर जितने भी अपरिमेय संख्याएं दी हुई हैं वो सभी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आ जाती हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि सभी या प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं दोस्तों। वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारी प्राकृतिक संख्याएं आ जाती हैं, पूर्ण संख्याएं आ जाती हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, पूर्णांक और अन्य प्रकार की संख्याएं आ जाती हैं दोस्तों। इस प्रकार हम बता सकते हैं दोस्तों कि सभी अपरिमेय संख्याएं या प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं एक वास्तविक संख्या होती है दोस्तों। तो यह कथन हमारा सत्य हो जाएगा दोस्तों। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों, संख्या रेखा का बिंदु रूट यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृत संख्या है दोस्तों। तो जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ दोस्तों, आपको ध्यानपूर्वक देखना होगा दोस्तों। यहाँ पर जैसे बताया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है जहाँ एम एक प्राकृत संख्या है। तो दोस्तों जो प्राकृत संख्या हो जाती है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों। दोस्तों प्राकृत संख्या वही होती है जो वस्तुओं को गिनने में प्रयुक्त की जाती है, अर्थात जहाँ से हमारी गिनती प्रारंभ होती है वहीं से अनंत तक हमारी संख्याएं जो हो जाती हैं वही प्राकृत संख्याएं हो जाती हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारी गिनती प्रारंभ होती है 1 से होती है, फिर 2, 3, 4, 5 ऐसे डट डट अनंत तक। ठीक है, अब यहाँ पर आपको देखना होगा जो संख्या रेखा बताया गया है, तो संख्या रेखा हमारा इस प्रकार से बनाया जाता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर बीच में हमारा 0 होता है, इधर +1 होता है, इधर +2 होता है, इधर +3 होता है, इधर +4 होता है, और इधर की तरफ हम जाएंगे तो -1, बाएं तरफ -1 होता है दोस्तों, दाएं तरफ +1। ठीक है, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3, यहाँ पर -4। ये हमारा दोस्तों बायां पक्ष हो जाता है, बायां पक्ष। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाता है, दायां पक्ष। ठीक है, दायां पक्ष। दायां पक्ष। ठीक है, अब यहाँ पर दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक ही बिंदु रूट एम के रूप का होता है। जैसे यहाँ पर हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमने √1 ले लिया। अब यहाँ पर अगर इसका मान निकालेंगे तो हमारा √1 ही आएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से हम √2 का ले लेंगे तो √2 का भी √2 आएगा। उसी प्रकार से हम यहाँ पर देख लेते हैं √3 का ले लेंगे तो √3 ही आएगा। ठीक है, √4 का लेंगे तो यहाँ पर हमारा 4 का 2 हो जाता है। ठीक, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा पर बिंदु होता है रूट एम के प्रकार का बिंदु होता है
वो हमारी प्राकृत संख्याएं नहीं होती। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो √3 का मान निकला है, √3 हुआ, √1 का मान √1 हुआ, √2 का मान √2 हुआ, लेकिन यहाँ पर √4 का मान जो हुआ 2 हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो यहाँ पर बिंदु होते हैं वो प्राकृत संख्याएं तो होते ही हैं, लेकिन सभी बिंदु जो हो जाते हैं वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो प्राकृत संख्याएं हमारी होती है वो 1 से प्रारंभ होती है, और यहाँ पर यदि संख्या रेखा की हम बात करें, यदि हम संख्या रेखा की बात करें, यहाँ पर शून्य भी उपस्थित होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संख्या रेखा पर बिंदु √m के प्रकार का होता है या √2, 3, 4 इस प्रकार का होता है वो प्राकृत संख्याएं नहीं होंगी। ठीक है, कुछ तो संख्याएं हो सकती हैं प्राकृत, लेकिन सभी प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं। इस प्रकार से ये हमारा जो दूसरा क्वेश्चन हुआ दोस्तों ये भी गलत हो गया। अब हम देखेंगे दोस्तों तीसरा क्वेश्चन। यहाँ पर दिया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं, यहाँ पर यदि हम इसका बात करते हैं कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं ये सभी अपरिमेय होती हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उनके अंतर्गत प्राकृतिक संख्याएं भी आती हैं, पूर्ण संख्याएं भी आती हैं, परिमेय संख्याएं भी आती हैं, अपरिमेय, पूर्णांक और तमाम प्रकार की भी संख्याएं आ जाती हैं। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। हाँ, कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन सभी वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं हो सकती हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर हमारा जो तीसरा क्वेश्चन हुआ ये भी गलत हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जैसे कि हम बात करेंगे अपरिमेय संख्या, ठीक है, तो यहाँ पर हमारी अपरिमेय संख्याएं जो हो जाती हैं दोस्तों वो हो जाती हैं कि जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक, जा सकता है। तो धनात्मक पूर्णांक, ठीक, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा पूर्णांक हो जाता है वो हमारा पूर्णांक, जो हमारा धनात्मक जो पूर्णांक होता है वो 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 होता है, 4 होता है, -1, -2, -3 इस प्रकार से हमारी संख्याएं पूर्णांक होती हैं दोस्तों। लेकिन अगर यहाँ पर ये धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहा है तो हमारा इतना ही होगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारी प्लस में संख्याएं होती हैं वही धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगी। तो कह रहा है कि ये धनात्मक पूर्णांक वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, इनका वर्गमूल जो है अपरिमेय होता है, यही कह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका करके, 0 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक, 1 का वर्गमूल करेंगे तो हमारा √1 ही होगा, √2 का करेंगे तो हमारा √2 होगा, √3 का करेंगे तो हमारा √3 होगा, ठीक है, लेकिन √4 का करेंगे तो हमारी यहाँ पर 2 हो जाएगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको उदाहरण दिया है, ठीक, यहाँ पर ले लेंगे हम उदाहरण के तौर पर √1, √2, √3, √5, √7 आदि। ठीक है दोस्तों, अब आप कहेंगे यहाँ पर √4 हमने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि आप जानते हैं कि √4 का वर्गमूल हमारा 2 हो जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। कुछ हमारे धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल पर अपरिमेय होते हैं और कुछ धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से यहाँ पर बताया है, √4 का 2 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर √1, √2, √3, √5, √7 ऐसे और भी संख्याएं हैं जिनका आप वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए वो संख्याएं अपरिमेय हो जाती हैं। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया है दोस्तों। ठीक है।